हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं डिम्पल राणा आपके लिए लेके आई हूँ आपके सैनिक एग्जामिनेशन के लिए हिंदी प्रीमियम मॉक नंबर 5th, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा हिंदी का आज लास्ट मॉक जो कि 5th मॉक है। चलिए यहाँ पर मैं लेके आई हूँ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल जैसा आपका पेपर आपको 8 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्री स्कूल के लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो अब स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर द सैनिक एग्जामिनेशन। नए साल के लिए नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर 6th क्लास और 9th क्लास, तो हमारा टॉपर्स प्रो बैच स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर 9 जनवरी से हम इसे वापस से स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से बच्चों ने अपने एनरोलमेंट करा लिए हैं। सैनिक स्कूल के एग्जाम के बाद उसकी आंसर की रिलीज हो करने के बाद हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर 6th और 9th दोनों के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो इसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है अचीवर्स बैच, जो स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप RIMC के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो RIMC के लिए भी हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें 25 सीट्स अवेलेबल है। क्योंकि बच्चों इसका एग्जाम जून में होगा, तो जून के लिए आपके बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्लासेस लेना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल के साथ, तो आप हमारी ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस और अपना डेमो बुक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। और ये हैं हमारे ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल के बैचेस, जो हम आपको फिजिकल क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे, जहाँ आपको हॉस्टल में रहकर तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए कर्तव्य बैच है, टारगेट बैच फॉर यहाँ पर जो है टारगेट RMS के लिए सफलता बैच है, और टारगेट बैच है यहाँ पर RIMC के लिए। 25 सीट्स अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर 8 to 5 PM क्लासेस दी जाती हैं। डेली आपके मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं, एंड एवरी थर्सडे एंड संडे हम यहाँ पर आपके महा मॉक कंडक्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा अबाउट द ज्योमेट्री स्कूल। लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज क्विजेज, और हॉस्टल में आपको फिजिकल रूप से सारी तैयारी कराई जाएंगी। तो दिस इज द बेस्ट हॉस्टल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ हॉस्टल को विजिट करें और एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके अपने आप का एनरोलमेंट कराएं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 12 दिसंबर, 14 सितंबर या 14 नवंबर? आपको पता है क्या करना है? जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अपना आंसर मार्क करिए। इसके लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकेंड्स, और जल्दी से मुझे अपना आंसर बताइए। और कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में अपना 50 में से स्कोर भी आप बताएंगे। तो चलिए बच्चे, आई होप आपने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। जितना भी आपका 50 में से स्कोर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप सबका भी बिल्कुल ठीक होगा। तो हर साल हम क्या करते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हुआ करेक्ट। 2 मार्क्स मिलते हैं जिसने ऑप्शन 3 चूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? सुमेल मतलब जो बिल्कुल सही मेल और नहीं खाता, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता हो, मीन्स जो यहाँ पर मैचिंग गलत है। पंजाबी गुरुमुखी देव उसकी लिपि है, उर्दू की फारसी, मराठी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी। और आपके पास है 5 सेकेंड, जल्दी से चुन लीजिए यहाँ पर कौन सा मैचिंग बिल्कुल गलत है। एंड आपका समय खत्म होता है अब। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा जो सुमेल नहीं खाती। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है, उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी, लेकिन रोमन यहाँ पर अंग्रेजी की लिपि होती है। तो ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हुआ। जिसने 3 चुना है उनको मिलते हैं 2 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो लिखा हुआ स्पेलिंग यहाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट है, उसे आपको चूज करना है। तो चलिए आगे बताइए इसका करेक्ट आंसर। कृपया, चिन्ह, आशीर्वाद, उज्जवल, इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या है? एंड टाइम अप। तो यहाँ पर अगर हम कृपा की बात करें तो कृपा को हम इस तरीके से लिखते हैं। आशीर्वाद की हम यहाँ पर बात करें तो आशीर्वाद को करेक्ट तरीके से ऐसे लिखा जाता है। एंड उज्जवल को लिखने के लिए दोनों ही जय यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर आधे होते हैं। तो चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि चिन्ह को सही लिखने का तरीका ये है और यहाँ पर ये है। क्योंकि कुछ लोग चिन्ह को किस तरह से भी लिख देते हैं, इस तरह से, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो यहाँ पर चिन्ह इस तरह
से लिखा जा सकता है या ऐसे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हुआ करेक्ट, मिलते हैं 2 मार्क्स जिसने इस शुद्ध वर्तनी को चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवालय में कौन सी संधि है? तो आपको अगर मैं इसका संधि विच्छेद करके दिखाऊं तो आप जल्दी से सीख जाएंगे। देव प्लस आल्य, और यहाँ पर आपका ए, देव में आपको वह व्यंजन को बोलने के लिए ए है और आल्य का ए, तो यहाँ पर क्या मिलता है? आ। तो कौन सी यहाँ पर क्या हो रही है, जल्दी से बता दीजिए। देव प्लस आल्य, देव का घर, तो क्या बनता है यहाँ पर? दीर्घ वृद्धि गुण। और करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? तो यहाँ पर जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि का भेद है कौन सा? स्वर दीर्घ संधि। तो देव प्लस आल्य मिलके बनता है आ, देवाल्या। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? आ। तो दीर्घ संधि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, 1 ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शा और शा निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन है? अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श या अन्य? जल्दी से बताएंगे। और आपका समय खत्म होता है। तो यहाँ पर शा और शा बोलने पर क्या निकलती है? मुंह से ऊष्मा निकलती है, मतलब कि हीट निकलती है। तो यहाँ पर जो यहाँ हमारे ऊष्म व्यंजन हैं जिसे बोलने पर ऊष्मा हीट प्रोड्यूस होती है, उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। बेमेल जहाँ पर मेल ना खाता हो। मूल्यांकन, दीर्घ, परमेश्वर, गुण, भावुक, विसर्ग, जगन्नाथ, व्यंजन। जल्दी से करके देखेंगे। यहाँ पर आपको इनका मैं संधि विच्छेद भी करके दिखाती हूँ, इतने आप चुनेंगे इनमें से बेमेल कौन सा है जो मेल नहीं खाता है। तो मूल्य प्लस अंकन बनके बनता है मूल्यांकन, और यहाँ पर परम प्लस ईश्वर बनता है परमेश्वर। भावुक की बात करें तो भो प्लस अक भावुक, आओ बन जाता है यहाँ पर। और जगतनाथ की बात करें तो जगत प्लस नाथ, तो यहाँ पर त का विसर्ग हलंत लगकर हो जाता है जगन्नाथ। तो यहाँ पर जो है कौन सी संधि बिल्कुल गलत है जो मेल नहीं खाती? तो आपको दिख रहा है मूल्य प्लस अंकन बन के करता है मूल्यांकन, तो ये तो हो गई आपकी दीर्घ संधि। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर हो जाता है तो गुण संधि। जगतनाथ में आपकी जगत और यहाँ पर व्यंजन आ रहे हैं तो ये हो गई आपकी व्यंजन संधि। लेकिन भावुक में आपकी विसर्ग संधि नहीं बच्चों, कौन सी संधि है? अयादि संधि। तो यहाँ पर ये मेल नहीं खाता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट उत्तर कौन सा हो गया मेल ना खाने के लिए? ये वाला, क्योंकि ये मेल नहीं खाता, बाकी सारे मेल खाते हैं। इससे अब आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए संधि से आप उसे बिल्कुल ठीक करेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल गलत है जो कि मेल नहीं खाता। तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट हो गया जो उन्होंने पूछा था कि बेमेल कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपस्थिति में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बच्चों में आपको हर वीडियो में बताया, उपसर्ग मतलब मुख्य शब्द से या मूल शब्द से पहले लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको शब्द अंश को पहचानना है जो उपस्थिति में एज उपसर्ग लगा है। तो चलिए 5 सेकेंड्स है। उ, उप, उप्स या उपस, क्या इसमें करेक्ट होगा? और इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? उप प्लस स्थिति, क्योंकि स्थिति दशा, स्थिति का क्या अर्थ होता है? दशा। तो ये एक मूल शब्द हो गया और मूल शब्द में लगने वाला उपसर्ग उप, तो उप यहाँ पर उत्तर हो गया उप। तो 2 यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। जल्दी से बताएंगे। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ? चक्रपाणी। चक्र है जिसके हाथों में, तो चक्र है जिसके हाथों में, और वो कौन होते हैं? हमारे विष्णु का रूप होते हैं। तो यहाँ पर हुए विष्णु। तो आपको पता है बहुव्रीहि समास में क्या होता है? विशेषण भी होता है, विशेष्य भी होता है, लेकिन जिससे तीसरा ही अर्थ निकल कर आता है वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। तो चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथों में, तो यहाँ पर हो गया हमारा उत्तर 2 बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न युग्म को चुनिए जो अब यहाँ पर सही नहीं है, भिन्न है उससे। जैसे पृथ्वी अचला, फूल को प्रसून कह सकते हैं, असुर को पाहन या हिमालय को ग्रीष्म। इसमें से कौन सा युग्म भिन्न है जो करेक्ट नहीं है?
एंड टाइम अप। तो यहाँ पर पृथ्वी को अचला ही कहा जाता है, फूल को प्रसून भी कहते हैं, हिमालय का मतलब गिरिराज या गिरीश पर्वत को कहा जाता है। असुर यहाँ पर पाहुन नहीं होते, दानव होता है, राक्षस होता है, लेकिन पाहुन पत्थर को भी कहा जाता है। तो तीन यहाँ पर भिन्न युग हैं जो यहाँ पर युग मेल नहीं खाता। तो तीन आंसर के लिए यहाँ पर मिलते हैं 2 मार्क्स, जिसने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता? बच्चों ध्यान से देख लेंगे, जो भाववाचक संज्ञा को, जो भाव को ना दर्शा रहा हो। तो आपका समय शुरू होता है अब। सुंदरता, गंदगी, लड़की, बचपन एंड टाइम अप। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सुंदर से बना सुंदरता, गंद से बना गंदगी और बच्चा से बना बचपन। तो तीनों ही भाववाचक संज्ञा है, लेकिन लड़की यहाँ पर जाति को दर्शाती है। तो ये हो गया है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। तो रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। तो जो यहाँ पर परिश्रम करेगा सो पास होगा। तो आपको यहाँ पर सर्वनाम बताना है कौन सा है। जो और सो के लिए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो आपको यहाँ पर चुनना है कौन सा सर्वनाम लगाया गया है कि जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम दर्शाता है जो यहाँ पर? जल्दी से अपना आंसर चुनेंगे जो के लिए। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर क्या है? जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। तो यहाँ पर परिश्रम से जुड़ा है, वही पास होगा जो परिश्रम करेगा। तो यहाँ पर आ चुका है आपका संबंधवाचक सर्वनाम की संबंध है। जैसे जिसने वह पर्स चुराया है वह नहीं आया। तो जो, जिसने, ये सारी के लिए क्या लगता है? संबंध आता है यहाँ पर कि संबंध परिश्रम का किससे है? पास होने का संबंध उसी से है जो परिश्रम करेगा। तो 3 उत्तर यहाँ पर हुआ बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण को चुनिए। अब यहाँ पर आपको विशेषण चुनना है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी क्या विशेषता है वाक्य में। तो यहाँ पर कौन सा भेद है? यहाँ पर संकेतवाचक, वह मकान, 20 मन अनाज, 10 विद्यार्थी, लंबी महिला। तो कौन सा ऐसा यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है छोटा सा जिसमें संकेतवाचक विशेषण दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? संकेत मतलब इशारा करना। तो यहाँ पर किस मकान की विशेषता की बात कर रहे हैं? वह मकान। तो संकेत यहाँ पर क्या दर्शाता है? वह मकान। यहाँ तो हमें मात्रा पता चल गई, यहाँ पर हमें मात्रा, लंबी महिला हमें गुण पता चल गया, ये परिमाण हो गए। तो यहाँ पर वह किसको दर्शाता है? संकेत को। तो 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस वाक्य में छांटना है क्रिया। तो आपको यहाँ पर क्या छांटना है? इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। तो इस वाक्य में आपको क्रिया को छांटना है। यहाँ पर क्रिया पूछी गई है, देखने, फुटबॉल मैच, बड़े या रहे हैं। तो जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर काम का किस, तो क्रिया क्या होती है बच्चों? जो काम करने का बोध कराते हैं, वह शब्द जिनसे काम के होने या करने का बोध कराया जाता है। तो आज हम बड़े मैदान में, संज्ञा हो गया मैदान, फुटबॉल यहाँ पर संज्ञा हो गई, मैच यहाँ पर संज्ञा, लेकिन देखना क्या हो गया? काम हो गया। काम किससे दर्शाया जा रहा है कि कोई कार्य हो रहा है? देखने से। तो यहाँ पर क्या हो गया? देखना। यहाँ क्या हुआ हमारा? क्रिया। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, मतलब कि क्रिया किस समय हो रही है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या काल। और आपका समय शुरू होता है अब। एंड टाइम अप। तो यहाँ पर आपको बताना है क्रिया का होने का समय। तो जब भी हम समय की बात करते हैं तो क्रिया किस समय हो रही है उसे दर्शाते हैं हम उसके काल से। और अगर आप काल की परिभाषा की बात करेंगे तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। और जैसे काल के आपको पता है 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल
और भविष्यत काल। तो ये क्या सब दर्शाते हैं कि कोई भी काम किस टाइम या किस समय हुआ है। संज्ञा से आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम का पता चलता है। सर्वनाम को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं और विशेषण से हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है। तो विशेषण शब्द हमें विशेषता बताते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं और संज्ञा से हमें किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति, भाव के नाम का पता चलता है और काल हमें क्रिया के होने का समय बताता है। तो यहाँ पर उत्तर 4 हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख में धूल झोंकना, कमजोर करना, धोखा देना, झूठ बोलना, भाग जाना। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न का है ये। तो आंख में धूल झोंकना क्या होता है? और समय होता है खत्म। तो बच्चों आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तो आंख में धूल झोंकना क्या करना? किसी की नजरों के सामने ही गलत काम करना, धोखा देना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गया है बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था से पूर्व निम्न में से कौन सा शब्द लगाने से इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा? तो हमें यहाँ पर क्या करना है? व्यवस्था में से इनमें से एक उपसर्ग लगाना है जिससे हमें पता चले कि अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाए, क्योंकि आपको पता है उपसर्ग लगाने से शब्दों का अर्थ उल्टा भी हो जाता है। जैसे गुण में अगर हम क्या जोड़ दें? अव जोड़ देते हैं तो अवगुण हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर व्यवस्था में हम क्या लगाएं? उपव्यवस्था, अव्यवस्था, परिव्यवस्था या अव्यवस्था? जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस लिखकर आप देखकर पता लगा सकते हैं। व्यवस्था यहाँ पर किसी भी तरह का मैनेजमेंट करना, और अगर आप उसमें अ लगा देते हो तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो क्या करना? अव्यवस्था कर देना। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर हुआ बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। शंकर जी का हूं मैं प्रियाय, सबको मेरा रंग सुभाए, मैं हूं नभ पर खग काए, कोई है जो मेरा नाम बताए। उपयुक्त पहेली को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में उत्तर बुझाएं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं शंकर के नाम का पर्यायवाची भी हूँ, मतलब जो शंकर का नाम है वो मेरा ही नाम है और सबको मेरा रंग बहुत ज्यादा लुभाता है। और मैं नभ पर एक खग कहाई हूँ। नभ मतलब आकाश और खग मतलब पक्षी, और मैं पूछूं कोई मेरा नाम बताए। तो कबूतर, आसमान, चिड़िया, नीलकंठ, इनमें से हम शिव जी को क्या भी कहते हैं? कबूतर, आसमान, चिड़िया या नीलकंठ। तो क्या भी कहा जाता है महादेव को? नीला है कंठ जिनका। तो यहाँ पर उत्तर बिल्कुल क्या जाता है? सटीक, नीलकंठ, जिनका नीला है कंठ। और आपको पता भी चल गया ये है पक्षी। पक्षी को कहते हैं खग और इसका रंग भी सबको लुभाता है, नीले रंग की बहुत सुंदर ही पक्षी होता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कमर टूटना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? आपको 4 वाक्य दिए गए और इनमें से किस में कमर टूटना का बिल्कुल सही अर्थ है? बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी है, लाचार बना दिया है उनको। पुलिस ने मार मार कर कैदी की कमर तोड़ दी। सड़क दुर्घटना में एक यात्री की कमर टूट गई। राम ने मेरी कमर ही तोड़ दी। तो यहाँ पर कमर टूटना का अर्थ है लाचारी, बेबसी। तो क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, क्योंकि कमर टूटना का अर्थ है जब बेबस हो आप, लाचार हो, तो क्या हो जाता है? बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर ही तोड़ दी। तो यहाँ पर 1 ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। पत्र लिखते समय अपने से बड़ों को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है? अगर आप अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रिय, श्रद्धेय, चिरंजीवी, आयुष्मान। चिरंजीवी और आयुष्मान हम आशीर्वाद देते हैं जब अपने से छोटे को प्रिय हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक फॉर्मल लेटर की तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? तो अपने से बड़े को जब हम लिखते हैं, वैसे तो छोटे के लिए भी हम प्रिय का, चिरंजीवी का, आयुष्मान से भी हम छोटे को, तो यहाँ पर श्रद्धेय हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता है, जो हम बड़ों को शायद बिल्कुल श्रद्धा देते हुए बिल्कुल ध्यान से मन प्यार से बोलते हैं। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर होता है बिल्कुल करेक्ट। भारतीय शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से क्या होगा? भारतीय, भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों। यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या हो जाता है? जल्दी से चुनेंगे कि भारतीयों का, अगर मुझे भारतीयों का बहुवचन लिखना है तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक बिंदी लगाएंगे अनुस्वार, तो यही हमारा उत्तर करेक्ट बैठता है भारतीयों के लिए। तो 1 ऑप्शन इज बिल्कुल
करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा गद्यांश। आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और फिर इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। जो भी मेन चीजें हैं हम उन्हें हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। यस, जो बच्चे होते हैं वो किसका, उनका विद्यार्थी का मेन ही मकसद क्या है, यहाँ पर शिक्षा को समय से प्राप्त करना। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। यस, अगर जितना आप समय का सदुपयोग करेंगे उतना ही आप अपनी शिक्षा को प्राप्त करते चले जाएंगे। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेलकूद, मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं वे जीवन भर पछताते रहते हैं। यस बच्चों, अगर समय का सदुपयोग नहीं किया तो सजीवन भर पछताना पड़ता है, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए उसकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। यस, ये भी नहीं कि आगे का समय भी अब रोकर बिताने में सारा गवा दो। अब क्या है, जो बचा है समय उसी का ही सदुपयोग कर लो। तो बड़ा अच्छा गद्यांश था। तो देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं इससे संबंधित। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? क्योंकि वे आलसी होते हैं, वे अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं, वो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, वो बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो यहाँ पर गद्यांश में किसकी बात कही है? समय को लेकर बात की गई है। बड़ों का आदर करना भी जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी है, लेकिन वो क्या कर जाते हैं, वो अपना कीमती समय मौज मस्ती में खो देते हैं और फिर पछताते हैं। तो दो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? जीवन को सुखी बनाना, गुरुओं का आदेश मानना, व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व या शिक्षा प्राप्त करना। आपको गद्यांश में बिल्कुल साफ साफ बताया, सारी बातें हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? परिश्रम करे, मन लगाकर पढ़ाई करे, बीते समय के बारे में पश्चाताप ना करके वर्तमान समय का सदुपयोग करे, असफल होने पर पुनः प्रयास करे। सारी बातें सही है, लेकिन जो हमसे गद्यांश में कहा है कि बीते समय के बारे में पश्चाताप ना करे, वर्तमान समय का सदुपयोग करे, तो 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अमूल्य। इसका एक भी क्षण घटाया या बढ़ाया ना जा सकता हो। समय व्यक्ति के वश में नहीं है, समय ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। मनुष्य उस सब की गति को नहीं रोक सकता। अगर बच्चों इसका उत्तर ये भी होता है ना कि सभी सही हैं, तो सभी सही हो जाता, लेकिन हमसे जो बिल्कुल यहाँ पर कहा गया है, एक पॉइंट बिल्कुल गद्यांश में साफ साफ बताया गया है, इसका एक भी क्षण घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। हमें बिल्कुल गद्यांश के अनुरूप ही उत्तर देने हैं, तो 1 बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? बच्चों विशेषण आपको पता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस वाक्य से हमें विशेषता का पता चल रहा है कि अच्छा जो है यहाँ पर विशेषता को दर्शा रहा है। तुमने अच्छा किया जो यहाँ आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा, तो तुम अब घर जाओ, और यहाँ पर अच्छा है वह आ गए। तो यहाँ पर विशेषता किससे पता चल रही है? स्थान की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा, कि यह स्थान बहुत अच्छा है, तो विशेषता का पता यहाँ से चलता है। तो यहाँ पर हो गया 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से मुझे बताएंगे 25 में से आपके कितने करेक्ट हैं, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी हमारे ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको एग्जाम की आंसर की भी हम प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल को करके रखिए सब्सक्राइब। सो बच्चों, थैंक यू, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।